Hello students, welcome to SMV classes. I hope you each and everyone are absolutely fit and fine. My name is Nikki हाड़ा और आज मैं आपके साथ फिर से आपके सामने खड़ी हूँ आपकी नीट जर्नी को इजी बनाने के लिए। आपको पता है बेटा, हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम आज उसको और आगे बढ़ाएंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर भी होने वाला है, क्योंकि आज के दिन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे बेटा हम। हमारी कोशिश तो यही है, अगर आपने साथ दिया तो डेफिनेटली ये बहुत ईजी होगा हमारे लिए भी। आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था किंगडम फंजाई, जिसमें हमने क्या किया था बेटा, किंगडम फंजाई की भूमिका बनाई थी कि अच्छा यहाँ पे इस तरह का माइसीलियम होता है, कौन सा सेप्टेड माइसीलियम होता है, क्या एसेप्टेड माइसीलियम होता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम क्या होता है, ये सारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थी किंगडम फंजाई के लिए इंपॉर्टेंट, वो सब हम डिस्कस कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। इसके अलावा हमने किंगडम फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया था, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। उनकी कंपैरेटिवली स्टडी जो थी वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कहाँ पे एसेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट है, सेक्सुअल स्पोर्स हैं तो कौन से सेक्सुअल स्पोर्स प्रेजेंट है। बेसिडियोमाइसिटीज जिसमें क्या हो रहा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो रहा था लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट थे। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज 1 बाय 1 किंगडम फंजाई की जो क्लासेस हैं, चारों क्लासेस, उनके बारे में देखते हैं, उनके एग्जांपल्स को पढ़ते हैं। बेसिक बातें हम सारी कर चुके हैं। आपको कंपैरेटिवली स्टडी फ्लो चार्ट के फॉर्म से अगर आपकी बायो को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो ये जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं जिनमें भर भर के थ्योरी है, वो आपके लिए बहुत ईजी रहेंगे और लर्न करने के लिए, रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसको बहुत फटाफट से कंप्लीट कर लोगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं किंगडम फंजाई की फर्स्ट क्लास, फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज नंबर फर्स्ट पे बेटा डिस्कस कर रहे हैं हम फाइकोमाइसिटीज। मैंने जब कंपैरेटिवली स्टडी करवाई है आपको, तब मैंने बताया था किंगडम फंजाई में बहुत कम मेंबर्स, वेरी फ्यू मेंबर्स आर एक्वेटिक। बहुत कम मेंबर्स उसके कहाँ पाए जाते हैं, वाटर में प्रेजेंट होते हैं। और उन बहुत कम मेंबर्स जो प्रेजेंट होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, यानी कि एक्वेटिक प्लेस पे प्रेजेंट होती है जो फंजाई, उसमें अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो वो सारी फंजाई किस क्लास की है, फाइकोमाइसिटीज की है। वो जो भी मेंबर्स हैं, जितने भी मेंबर्स एक्वेटिक होते हैं, वो सारे के सारे मेंबर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा, फाइकोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में बेटा सबसे पहले है एल्ब्यूगो। क्या है आपका, एल्ब्यूगो। एल्ब्यूगो एक तरह से एक्वेटिक फंजाई है आपका, यानी कि वाटर में प्रेजेंट होगा, एक्वेटिक होता है। और आपको पता है कि जितनी भी एक्वेटिक फंजाई है, अगर उसका मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो वो क्या होती है बेटा, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, जबरदस्ती का पैरासाइट होता है वो। तो ये एक्वेटिक है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है बेटा। अब आप देखोगे कि फंजाई जो है उसके साइड इफेक्ट्स भी है बेटा, यूजेस भी है, अच्छे यूज भी है, और उससे हमारे को काफी सारा नुकसान भी होता है। मेनली जो फंजाई होती है वो प्लांट में और एनिमल्स में डिजीज कॉज करने का काम करती है। क्या करती है बेटा, इन्फेक्शन करने का काम करती है, डिजीज करने का काम करती है। तो ये जो एल्ब्यूगो फंजाई है, जो एक तरह का एक्वेटिक फंजाई है बेटा, इसमें इसकी वजह से कौन सा डिजीज होता है, इसकी वजह से बेटा आपका होता है, यहां पे बताती हूं मैं, व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड। व्हाइट रस्ट इन मस्टर्ड यानी कि आपकी सरसों में व्हाइट कलर की रस्ट, आप समझ सकते हो कि धूले जैसी कंडीशन, रस्ट लाइक रस्ट प्रेजेंट होती है व्हाइट कलर की, किस में बेटा, मस्टर्ड में। किसकी वजह से, एल्ब्यूगो की वजह से। ये है बेटा एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एक्वेटिक जो वाटर में प्रेजेंट होती है फंजाई बेटा, उसका नाम है फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस। फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस भी क्या होता है बेटा, ये भी एक्वेटिक है। अब इसका बहुत बड़ा इतिहास है, इसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। पहले तो ये देखो कि इसकी वजह से डिजीज कौन सी होती है। इसकी वजह से बेटा डिजीज होती है आपका लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या होता है बेटा, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज होती है, आलू में डिजीज होती है। अब क्या होता है बेटा, 1840 की बात है, 1840 की बात है। 1840 में कहाँ पे, आइरिस में।
कहाँ पे? आयरिश में। आपको पता होगा कि वहां की जितनी भी पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है बेटा? पोटैटो पे डिपेंड होती है, आलू पर डिपेंड होती है वहां की पॉपुलेशन, ऑलमोस्ट पॉपुलेशन। तो 1840 के टाइम पर वहां पे क्या हुआ बेटा? फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस की वजह से, फाइकोमाइसिटीज का मेंबर जो एक्वेटिक है, इसकी वजह से वहां की जो आलू की फसल थी जिसके ऊपर वहां की पूरी पॉपुलेशन डिपेंड थी, वो सारी की सारी खराब हो गई। और वहां पे कौन सी डिजीज हुई आलू में? लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज वहां पर हो गई, जिसकी वजह से वहां पर क्या हुई बेटा? भुखमरी आ गई, भुखमरी हो गई। अब आपको पता है कि आज की तारीख में, आज जब पंजाब में हम देखते हैं इतना पानी भर चुका है, बाढ़ आ चुकी है, काफी सारी फसलों का नुकसान हो गया, इतना ज्यादा जान माल का वहां पे नुकसान हुआ, लेकिन अभी आप देखोगे कि गवर्नमेंट भी इतना सपोर्ट करती है, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी, तो भूखमरी जैसी फील नहीं होती। पर उस टाइम पे ना तो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप थी, ना उस टाइम पर इतनी हेल्प लोग कर सकते थे, ना उनको पता था कि इस तरह से इस चीज से हम जूझ सकते हैं, ना वैक्सीनेशन था, ना किसी भी चीज की उनके पास में क्या थी, मतलब इंसेक्टिसाइड्स भी नहीं थे। तो इस वजह से वहां पे जब लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज हुई आलू में, तो पूरी आलू की फसल खत्म हो गई। आलू की फसल खत्म, आलू की फसल पर डिपेंडेंट है पूरी पॉपुलेशन, तो क्या हुआ बेटा? वहां पे भुखमरी आई। इस वजह से वहां पे उस भुखमरी को क्या बोलते हैं? आइरिस फेमिनाइन। आइरिस फेमाइन का मतलब होता है बेटा भुखमरी, ठीक है। तो आइरिस फेमाइन हुआ फाइटोप्थोरा इन्फेक्टेंस की वजह से। एक और इसका एग्जाम्पल है, नंबर 3 एग्जाम्पल है बेटा इसका, म्यूकर एंड राइजोपस। क्या है बेटा? म्यूकर एंड राइजोपस। अब मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो म्यूकर और राइजोपस है ये एक्वेटिक नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं बेटा? टेरेस्ट्रियल होते हैं। टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल है तो ये क्या होंगे? सैप्रोफिटिक होंगे नेचर में, सैप्रोफिटिक होंगे, क्योंकि जितनी भी एक्वेटिक थी फंजाई फाइकोमाइसिटीज की, वो क्या थी? ऑब्लिगेट पैरासाइट थी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग। ये सैप्रोफिटिक है बेटा। और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए म्यूकर एंड राइजोपस में जो होती है, राइजोपस को ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बेटा प्रेजेंट होता है आपका कौन सा स्पोर? जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर और जूस्पोर अलग है। जाइगोस्पोर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, यानी कि सेक्सुअल स्पोर है जो एक तरह से जाइगोटी होता है, जाइगोट यहाँ पे स्पोर की फॉर्म में काम करता है, इसलिए इसको जाइगोस्पोर बोलते हैं। जूस्पोर आपको पता है क्या होता है? जूस्पोर, जूस्पोर फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स जो कि जल में पाई जाती है, एक्वेटिक जगह पर पाई जाती है, उसमें प्रेजेंट एसेक्सुअल स्पोर्स है, जूस्पोर। और अगर मैं म्यूकर और राइजोपस की बात करूं तो यहाँ पर एसेक्सुअल स्पोर होता है बेटा स्पोरेंजियोस्पोर। याद आ रही है टेबल? फाइकोमाइसिटीज में इकलौता ऐसा मेंबर है फंजाई का, फाइकोमाइसिटीज सॉरी इकलौती ऐसी क्लास है फंजाई की जिसमें क्या होता है? एसेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? एसेप्टेड माइसीलियम प्रेजेंट होता है। तो इसके साथ हम डन करते हैं यहाँ पे फाइकोमाइसिटीज की क्लास। बाकी जितने भी बेसिक कैरेक्टर हैं इसके, एसेक्सुअल स्पोर्स, सेक्सुअल स्पोर्स, वो सारी चीजें हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कंपैरेटिवली स्टडी की थी। वहां पे मैंने आपको बोला था जो एक्वेटिक फाइकोमाइसिटीज होती है उसका कॉमन नेम होता है एल्गल फंजाई, राइट। और जो टेरेस्ट्रियल फाइकोमाइसिटीज होती है उसका भी मैंने नाम दिया था कॉन्जुगेशन फंजाई। तो एल्गल आपकी फाइकोमाइसिटीज यहाँ पे डन होती है बेटा। नेक्स्ट फाइकोमाइसिटीज के बाद में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा कौन सी क्लास को? बेसिडियोमाइसिटीज को। सेकेंड क्लास है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। अब ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है बेटा, नाम से कुछ लग रहा है बेसिडियो, पहली बात तो इसको बोला जाता है मोस्ट कॉमन फंजाई। ये मोस्ट कॉमन फंजाई है, ज्यादातर यही मिलती है फंजाई में तुम्हें, जो कहीं पे भी इधर उधर क्या बोलते हैं पड़ी मिली रहेगी। क्या है बेटा? ये मोस्ट कॉमन फंजाई है। आपको पता हो तो मैंने इसको एक कॉमन नाम दिया था, उस कॉमन नाम का क्या नाम है? याद आ रहा है? हमने बोला था बेसिडियोमाइसिटीज को क्या बोला जाता है? क्लब फंजाई बोला जाता है। कुछ और चीजें याद आ रही है? सेप्टेड माइसीलियम होता है। सेप्टेड माइसीलियम में भी दो तरह के माइसीलियम बताए थे, मोनोकैरियोटिक माइसीलियम और डाइकैरियोटिक माइसीलियम। और बेसिडियोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज के जो मेंबर होते हैं उनमें कौन सा माइसीलियम होता है? डाइकैरियोटिक माइसीलियम वहां पर प्रेजेंट होता है। याद आ रही है ना लास्ट क्लास?
अगर ढंग से पढ़ के आए होंगे तो यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल याद करने, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन अगर तुम ढंग से नहीं पढ़ के आए हो, अच्छे से नहीं पढ़ी है तुमने लास्ट क्लास, तो तुम बैठे रहो, कोई मतलब नहीं है डेली लेक्चर लगाने का। तुम वीडियो ऑन करते हो, वीडियो सुनकर चल जा रहे हो, कोई मूवी थोड़ी ना चल रही है। जब तक अपने हाथ नहीं चलाओगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो बेसिडियोमाइसीटीज को क्लब फंजाई भी बोला जाता है। अब बेसिडियोमाइसीटीज में मैंने अभी रिसेंटली बोला बेटा, क्या बोला है मैम आपने, हम तो भूल गए। बेसिडियोमाइसीटीज में होता है सेप्टेड माइसीलियम। क्या होता है बेटा, सेप्टेड माइसीलियम होता है। पहली चीज तो सेप्टेड माइसीलियम में भी कंडीशन होती है, कौन सी वाली, डाइकैरियोटिक माइसीलियम होता है। और जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में डाइकैरियोन यानी कि 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो जेनेटिकली डिसिमिलर होते हैं, N+N कंडीशन में होते हैं, अनफ्यूज्ड होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे बनाए भी 2 अलग कलर से, 2 अलग शेप में बनाए। तो ये क्या है आपका बेटा, ये है आपका डाइकैरियोटिक माइसीलियम। हम इसमें बता रहे हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे सेक्सुअल स्पोर बनते हैं, और बेसिडियोमाइसीटीज के सेक्सुअल स्पोर को बेसिडियो स्पोर बोलते हैं, वो कहाँ से आया। तो इस तरह से एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है बेसिडियोमाइसीटीज के मेंबर में। फिर बेटा इसमें क्या होता है, इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम में एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, कुछ क्लब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है डाइकैरियोटिक माइसीलियम में। क्लब लाइक स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उस क्लब, जो क्लब जैसा शेप है, क्लब लाइक स्ट्रक्चर, उसको बोला जाता है बेटा बेसिडियम। क्या बोला जाता है, बेसिडियम। तो इस तरह से क्लब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो गया किसके अंदर बेटा, आपके डाइकैरियोटिक माइसीलियम के अंदर। जैसे ही क्लब लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ तो इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोला गया है बेटा, इधर देखो, इसको हमने बोला है बेसिडियम। क्या बोला है हमने, बेसिडियम बोला इसको, क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम। अब इस बेसिडियम के अंदर आपके जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम में 2 कैरियन प्रेजेंट है, वो क्या करेंगे बेटा, इस क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम में एंटर कर जाएंगे। तो बेसिडियम में एंटर करवा देते हैं भाई, तैयार हो तुम। ये यहाँ पे डाइकैरियन यानी कि 2 न्यूक्लियस जो जेनेटिकली डिसिमिलर थे वो यहाँ पर प्रेजेंट हो गए। अब जैसे ही वो बेसिडियम के अंदर एंटर करते हैं यानी कि बेसिडियम में आते हैं, बेसिडियम का स्ट्रक्चर बनने से पहले तो ये क्या थे, अनफ्यूज्ड थे, N+N कंडीशन में थे। अब बेसिडियम में आने के बाद में क्या होता है बेटा, यहाँ पे हो जाती है कैरियोगेमी। क्या हो जाती है, कैरियोगेमी। आपको कुछ याद आ रहा होगा जब मैंने अलग अलग बताया था कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फंजाई में, कुछ क्लासेस ऐसी है जिनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कुछ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहां पर 3 स्टेज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा था। प्लाज्मोगेमी थी फर्स्ट कंडीशन। प्लाज्मोगेमी में क्या हो रहा था बेटा, आपका प्रोटोप्लाज्म जो था वो फ्यूज्ड हो रहा था। कैरियोगेमी में आपका न्यूक्लियस फ्यूज्ड हो रहे थे आपस में, और लास्ट में था बेटा जाइगोट का फॉर्मेशन। फिर उस जाइगोट में मियोसिस के थ्रू क्या बन रहा था, आपका माइसीलियम बन रहा था। आया कुछ याद। फिर आपको मैंने एक कंडीशन बताई थी कि कभी कभी क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होने के बाद में जब प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो जाता है तो कैरियोगेमी स्टार्ट होने से पहले एक कंडीशन आ जाती है जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएटेड स्टेज। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएटेड स्टेज बोलते हैं। और उस इंटरमीडिएटेड स्टेज में क्या होता है बच्चा कि प्रोटोप्लाज्म तो फ्यूज होता था लेकिन न्यूक्लियस आपका क्या होता है, फ्यूज नहीं होता है। तो वहां पर 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से 2 अलग अलग हाइफा से आए हुए न्यूक्लियस वहां पे प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म अब तक फ्यूज हुआ था। कैरियोगेमी स्टार्ट होने से पहले वो वाली कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएटेड स्टेज। तो वहां पर क्या होते हैं बेटा, 2 कैरियन प्रेजेंट हो जाते हैं जिसकी वजह से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। और वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम यही है, क्योंकि वहां पे क्लियरली बताया था बेसिडियोमाइसीटीज और एस्कोमाइसीटीज में ही डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है। लास्ट क्लास पूरी डिस्कस चल रही बेटा, पूरी लास्ट क्लास से हमारा कनेक्ट चल रहा है, हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं। वही बच्चा कोऑर्डिनेट कर सकता है जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, यानी कि अब तक मैंने जितनी भी क्लासें लगाई है, जो रेगुलर पढ़ रहा है, रेगुलर क्लास लगा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिडियम बन गया। अब बेसिडियम बनने के बाद में क्या होगा बेटा, यहाँ पे हो गई कैरियोगेमी। क्या हो गई यहाँ पे, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होते ही अब तुम्हारा घूम जाएगा दिमाग। उस बच्चे का तो नहीं घूम सकता जिसने सारी क्लासेस लगाई है।
अब क्या हुआ बेटा, कैरियोगेमी होते ही आपका हो गया यहाँ पे फ्यूज, न्यूक्लियस फ्यूज हो गया। अब n+n से क्या बनेगा बेटा, 2n बन गया। अब ये जो 2n बना है, क्या बना है बेटा, ये 2n, ये 2n क्या है आपका, जाइगोट है, यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा, अब वही होगा मैम जो मंजूर खुदा होगा। ऐसे फालतू के स्टेटमेंट अगर दिए ना मेरी क्लास में तो क्लास से भगा दूंगी मैं, याद करना। हाँ, कि तुम्हारे दिमाग से तो अभी तक डाइनोफ्लेजिलेट्स में जो बायोल्यूमिनेसेंस बन रहा था, रेड टाइड बन रहा था, फ्लोरिडा घूम के आ गए थे, तेरी गलियां नहीं निकला होगा अब तक। तो देखो बेटा, इधर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। अब इस जाइगोट में क्या होगा बेटा, आगे मियोसिस होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, मियोसिस होगा। क्यों होगा मैम मियोसिस, क्योंकि जाइगोट n+n से जाइगोट जो बना है वो 2n स्ट्रक्चर है। और आपको पता है कि फंजाई की जो मेन बॉडी होती है, फंजाई का जो मेन माइसीलियम होता है वो किस कंडीशन में होता है, हैप्लॉइड कंडीशन में होता है। डिप्लॉइड से तो डिप्लॉइड माइसीलियम बनेगा। अब डिप्लॉइड माइसीलियम बनेगा तो फंजाई की मेन फंजाई की जो मेन बॉडी होती है, मेन माइसीलियम होता है, वो तो हैप्लॉइड होता है। यहाँ हुआ मियोसिस। मियोसिस होने के बाद में क्या होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में स्पेशली स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा बेटा। अब ये जो स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा किसके अंदर, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। बड़ा ज्यादा बन गया, एक सेकंड रुको। हाँ, कब तक छोटा करते जाएंगे, बार बार टेक्नोलॉजी यूज करना पड़ता है यार, तुम्हें क्या ही परेशानी है। इधर देखो, अब क्या होगा बेटा, मियोसिस के बाद में स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इस तरह से जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है आपके बेसिडियोमाइसिटीज में, तो स्पोर्स बनेंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल स्पोर्स बोलेंगे। और यहाँ पे बेसिडियम क्या है, बेसिडियम क्लब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो आपका सेक्सुअल स्पोर्स बनेगा बेसिडियोमाइसिटीज में, उसको हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प। और ये जो सेक्सुअल स्पोर्स बेसिडियोकार्प बनते हैं वो क्या होते हैं बेटा, एक्सोजीनस होते हैं, अंदर की तरफ नहीं बनते हैं। क्लब लाइक स्ट्रक्चर बेसिडियम के बाहर की तरफ बनते हैं। कैसे बनते हैं मैम, इधर देखो कैसे बनते हैं। इस तरह से एक्सोजीनसली बनते हैं, बाहर की तरफ बनते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सोजीनस। तो देखो बच्चा, देख रहे हैं मैम, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है हमें। ये है बेटा आपका, आजकल बोर्ड बहुत हैंग हो रहा है भाई। सेक्सुअल स्पोर, और इस सेक्सुअल स्पोर को क्या बोल रहे हैं हम, बेसिडियो स्पोर। और एक और चीज याद रखनी है, ये बेसिडियो स्पोर जो सेक्सुअल स्पोर है वो किससे बना है, मियोसिस से बना है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, मियो स्पोर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं बेटा, हम इसको मियो स्पोर भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो भूलना मत कैसे क्या हुआ। अगर आपके जो कि लास्ट PYQ आया भी हुआ है, हल्के में मत लेना, PYQ आया हुआ है बेटा। PYQ की मैं बात करूं, क्या आया हुआ है PYQ में मैम बताइए। PYQ में आया हुआ है बेटा, साइट ऑफ कैरियोगेमी। कौन सी होती है, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस। क्या हुआ बेटा, साइट ऑफ कैरियोगेमी और मियोसिस के बारे में पूछा गया है कि कैरियोगेमी का प्रोसेस और मियोसिस का प्रोसेस किस जगह पर होता है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। पूछा जाए तो कहां पर होता है, ये क्लब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बेसिडियम बोल रहे थे उसमें होता है। तो इसका आंसर आपको क्या देना है, बेसिडियम होता है बेटा, साइट ऑफ कैरियोगेमी। और साइट ऑफ मियोसिस क्या होता है बेटा, बेसिडियम होता है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है मैम। किसमें होता है, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। बेसिडियो स्पोर्स के बारे में लिखवा दिया है, एक्सोजीनस बनते हैं, अच्छा ये नहीं लिखवाया, कैसे बनते हैं बेटा, ये एक्सोजीनस बनते हैं। ये चीज देखो, ये तो हो गया हमारा डायग्राम। तुम आराम से ढंग से देखो, कितने सुंदर सुशील हाथों से एकदम शानदार नोट्स बना रही है मैम। अब देखो बेटा, बेसिडियोमाइसिटीज के देखते हैं एग्जाम्पल, और इनकी वजह से भी क्या होगी, डिजीज होंगी डेफिनेटली। वो तो धर्म, वो क्या बोलते हैं, अधिकार है किसका, फंजाई का, कि इनकी वजह से डिजीज होगी। अब
इस तरह का ऑलमोस्ट प्रोसेस जिसमें बेसिडियो स्पोर्स बन रहा है, यानी कि सेक्सुअल स्पोर्स बन रहा है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या चीज बताई थी, देखो इधर। पहले चीज तो तुम ये ध्यान रखो कि बेसिडियोमाइसिटीज के जो मेंबर होंगे उनमें क्या होता है, अगर होता है यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, क्या होता है बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, प्रोपेगेशन नहीं, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में। तो वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है बेटा, वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पे होता है हमारा फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंटेशन होता है। बार बार रिपीट करो, क्लास ऐसी लगाओ कि सारी की सारी चीजें यहां से याद हो जाए, एक बार रिवाइज किया और सब कुछ माइंड के अंदर सेट हो जाए। एनसीईआरटी पढ़ो तो ये लगे कि अरे एनसीईआरटी में क्या है, इससे ज्यादा तो मैं करके बैठा हूं। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बेटा फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। इधर देखो बेटा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन होता है, ये बात क्लियर हो चुकी है। अब अगर मैं कोई पूछ ले आपसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, किसमें, फाइकोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्योंकि हम जब कंपैरेटिवली स्टडी कर रहे थे तब हमने ही चिल्ला चिल्ला के बोला था कि जो बेसिडियोमाइसिटीज है, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज है, उनमें सेक्स ऑर्गन तो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वहां सेक्सुअल स्पोर्स तो प्रेजेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। तो मैम जब सेक्स ऑर्गन ही नहीं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो कैसे रहा है? बेटा इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, किसके थ्रू होता है, अच्छा पीछे वाला भी है क्या, उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सोचो, सोमेटिक। आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं, आपकी और हमारी एनिमल्स की, वो कैसी होती है बेटा, सोमेटिक डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। यहाँ पे भी क्या होता है बेटा, मेन प्लांट बॉडी तो हैप्लॉइड होती है, लेकिन सोमेटोगेमी के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा नाम है बेटा सोमेटोगेमी। क्या है यहाँ पे, सोमेटोगेमी। सोमेटोगेमी के प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बिना सेक्स ऑर्गन्स के। ये कैसे होता है, वही वाली चीज है जो अभी जस्ट हमने करी है, लेकिन मैं ये दोबारा इसलिए बताना चाहती हूँ ताकि तुम लोगों के जितने भी डाउट होते हैं ना बेटा, स्पेशली वो क्लियर हो जाए। तो तुम इधर जाओ भाई, आप भी इधर पहुंचा दो। तो क्या होता है बेटा, यूजुअली वही क्या बेटा, डायरेक्टली डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, डाइकैरियोट स्टेज जो बनती है डाइकैरियोटिक माइसीलियम में, वो नहीं बन जाती है। पहले क्या होता है बेटा, एक पहली बात तो आपको पता है बेसिडियोमाइसिटीज में सेप्टेड माइसीलियम होंगे, तो ये इस तरह से सेप्टेड माइसीलियम होता है, ठीक है ना, दो सेप्टेड माइसीलियम होते हैं। अब ये जो सेप्टेड माइसीलियम होते हैं, इनमें ये किस टाइप के होते हैं, मोनोकैरियोटिक। कैसे होते हैं, मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम होते हैं, यानी कि इनमें एक कैरियोन ही प्रेजेंट होता है, इस तरह से। तो क्या हुआ बेटा, ये हुआ, इधर देखो क्या है ये, मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम। मैं तुम्हें बता रही हूँ बिना सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हुए भी कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी क्या है, एक मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम है, मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम है बेटा, समझ में आ गया। अब दो मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम क्या होता है, दो मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम आपस में पास पास आते हैं, तो ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से दो मोनोकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम के आपस में जुड़ने की वजह से बनता है आपका डाइकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से ये दोनों आपस में जुड़े, ये तुम्हारा सेप्टेड माइसीलियम है बेटा, ये अब क्या हुआ, कुछ ऐसे हुआ, ये एक माइसीलियम का न्यूक्लियस, ये दूसरे माइसीलियम का न्यूक्लियस, तो किसका फॉर्मेशन हुआ बेटा, डाइकैरियोटिक
सोमेटिक माइसीलियम का फॉर्मेशन हुआ। अब इस डाइकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम में क्या होगा, आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए वही क्लब लाइक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे बेसिडियम बोलेंगे। उस बेसिडियम के अंदर ये दोनों न्यूक्लियस जो है अनफ्यूज न्यूक्लियस वो चले जाएंगे, कैरियोगेमी का प्रोसेस हो जाएगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर जाइगोट में मियोसिस होगा और बेसिडियो स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू, सोमेटोगेमी के थ्रू होता है, किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में। आया समझ में? तुम्हें अगर अब भी समझ में नहीं आया हो ना तो तुम मतलब ये मान के चलो कि अब मैं तुम्हें पूरे पूरे पीटने के इरादे में हूं। चलो भाई शिफ्ट कर देते हैं इसको भी कि भाई साहब आप पहुंच जाओ इधर। हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लिया। दूसरी चीज तुम्हें ये पता है, क्या पता है मैम? हमें तो कुछ नहीं पता है कि यहाँ पे क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें, बेसिडियोमाइसिटीज में होता है एब्सेंट। क्या होता है? एब्सेंट होता है। बेसिडियोमाइसिटीज ऐसा फंजाई की क्लास है जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बिना सेक्स ऑर्गन के क्या होता है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। आ रही है बात समझ में? इसके साथ में अब हम देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल। क्या देख लेते हैं बच्चा पार्टी? हम देख लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जाम्पल, यहीं पे लिखने वाली हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 कौन सा बेटा? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 है आपका, क्या है मैम? पक्सीनिया। फिर है अस्टिलेगो, अभी बता रही हूँ किसको क्या बोलते हैं और कौन कौन सी डिजीज होती है। फिर है बेटा कौन सी? ब्रैक्टेड फंजाई। फिर कौन सी? एगेरिकस। कौन सी है बेटा? एगेरिकस। एगेरिकस को ही मशरूम बोलते हैं, याद रखना। एगेरिकस के बाद में है बेटा आपका पफ बॉल। क्या है? पफ बॉल्स। ये तो होगा इसके एग्जाम्पल। अब ये देखो कि किसकी वजह से कौन कौन सी डिजीज होती है। क्या होती है? डिजीज, क्योंकि फंजाई का काम ही क्या है? डिजीज कॉज करना। बहुत कम जो है हमारे काम के होंगे, बाकी तो सब हमारे काम को खराब करने का, हमारी चीजों को खराब करने का ही काम करेंगे। आया समझ में? देखो इधर पक्सीनिया की मैं बात करूं बेटा तो इसकी वजह से क्या होती है? रस्ट डिजीज होती है। किसमें? ब्राउन और ब्लैक कलर का रस्ट होता है इसकी वजह से, ब्राउन या ब्लैक रस्ट इन सीरियल्स। आपके जो अनाज है ना उसमें ब्राउन या ब्लैक कलर की जो रस्ट है वो किसकी वजह से हो रही है? पक्सीनिया की वजह से। अस्टिलेगो जो है वो स्मट फंजाई है, इसकी वजह से क्या होती है बेटा? स्मट डिजीज होती है। ब्रैकेट फंजाई, एगेरिकस, एगेरिकस को ही हम क्या बोलते हैं बेटा? मशरूम बोलते हैं। और ये क्या होता है आपको पता है? एडिबल होता है, खाने वाला पार्ट होता है, खा सकते हैं हम। मशरूम दो प्याजा बनाते हो तुम, तुम्हें पास्ता में मशरूम चाहिए, मटर मशरूम आया है, मुंह में पानी आ गया, तो वो सभी क्या होते हैं? एगेरिकस होते हैं, खा सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ में हम यहाँ पे डन हो चुके हैं बेटा बेसिडियोमाइसिटीज से। फाइकोमाइसिटीज हो गया, बेसिडियोमाइसिटीज हो गया। अब नंबर 3 पे बेटा स्टार्ट करते हैं। किसके बारे में? अरे सोचो नेक्स्ट कौन सी थी नंबर 3 पे? एस्कोमाइसिटीज। क्या था बेटा? एस्कोमाइसिटीज था। एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम। अच्छा मैंने एक चीज नहीं बताई बेटा, यहाँ पे इधर आ जाओ वापस से। बेसिडियोमाइसिटीज में फ्रूटिंग बॉडी भी तो बनती है। क्या बनती है मैम? फ्रूटिंग बॉडी बनती है। इधर लाओ पिंक कलर। क्या बनती है बेटा? फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है? फ्रूटिंग बॉडी बनती है बेटा इसमें, कहाँ लिखूं? तुम्हें दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है? देख लेते हैं। फ्रूटिंग बॉडी बनती है बेटा, ये जो क्लब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हमने बेसिडियम बोला है, इसका क्या होता है? एग्रीगेशन होता है। ये अपना झुंड बना लेती है, इस तरह से कुछ झुंड बना लेती है। देखो यहाँ पे समझो, ये इस तरह से इसकी निकली क्या बेटा?
क्लब लाइक स्ट्रक्चर निकली। अब माइसीलियम में इस तरह की क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो है बेटा वो क्या कर रही है, एग्रीगेट हो रही है, यानी कि झुंड बना रही है। इन झुंड क्लब लाइक स्ट्रक्चर जो एग्रीगेशन हो रही है उसको हमने बोल दिया बेसिडियम, और इस बेसिडियम के इकट्ठे होने से क्या बन गया बेटा, बेसिडियोकार्प। तो ये तो एक बेसिडियम और ऐसी काफी सारी बेसिडियम जब आपस में जुड़ जाती है, झुंड बना लेती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिडियोकार्प। और बेसिडियोकार्प क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी होती है बेसिडियोमाइसिटीज की। तो यहाँ पर ब्लैक कलर और हम लिख देते हैं फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनी बेटा, एग्रीगेट ऑफ बेसिडियम, और उस फ्रूटिंग बॉडी का क्या नाम है बेटा, बेसिडियोकार्प। ठीक है। अब यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज में एस्कोकार्प बनेगा। अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, तुम्हें तो कुछ याद रहता नहीं। एस्कोमाइसिटीज, इसको क्या बोलते हैं, कॉमन नेम की बात करें तो सेक फंजाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इसको सेक फंजाई बोलते हैं। डाइकैरियोटिक कंडीशन यहाँ पर भी होगी। देखो यहाँ पे कैसे होता है, ये इस तरह से सेप्टेड माइसीलियम होते हैं, सेप्टेड माइसीलियम होते हैं। अब यहाँ पे सेप्टेड माइसीलियम कैसा होता है, वही जैसा कि बेसिडियोमाइसिटीज में था, डाइकैरियोटिक कंडीशन में होता है। किस में होता है बेटा, डाइकैरियोटिक सोमेटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है, यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम प्रेजेंट होता है। क्या है ये, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो ये है मैम डाइकैरियोटिक माइसीलियम। अब इस डाइकैरियोटिक माइसीलियम में क्या होगा मैम, कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो होता आया है। इस तरह से दिखाई दे रही है, ये बोरी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इस बोरी लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी कि सेक लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। इसीलिए एस्कोमाइसिटीज का कॉमन नेम है सेक फंजाई। और ये जो सेक है, सेक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, इसको बोला जाता है एस्कस। क्या बोला जाता है इसको, एस्कस। अब इस बोरी लाइक स्ट्रक्चर में आपके जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम के दो न्यूक्लियस थे, डाइकैरियोन थे जो अनफ्यूज्ड थे, वो क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे विराजमान हो जाते हैं। देखो इस तरह से, तुम्हें दिखाई तो बहुत अच्छे से दे ही रहा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। ये लो, अब क्या होगा, जैसे ही यहाँ पर ये एस्कस में डाइकैरियोन आ गए, आपके दो न्यूक्लियस आ गए, आगे जाके ये फ्यूज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं बच्चा, ये हो जाते हैं फ्यूज मैम, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटीज में भी हुआ था। ठीक है, कर दो फ्यूज, कर दे फ्यूज, हो गया फ्यूज। लो, अब n+n से क्या बन गया यहाँ पे आपका बेटा, n+n से हो गया 2n, और ये 2n क्या है आपका, जाइगोट है। ऑब्वियस सी बात है, क्या है बेटा ये आपका नहीं, मतलब फंजाई का जाइगोट है। अब इस जाइगोट में क्या होगा बेटा, आगे मैम यहाँ पे होगा मियोसिस, और मियोसिस होने की वजह से, क्योंकि ये क्या है, डिप्लॉइड जैसा तो कुछ होता ही नहीं हमारे फंजाई में, मतलब मेन बॉडी तो नहीं होती है उसकी, डिप्लॉइड हैप्लॉइड होती है, उसकी वजह से जाइगोट में हो गया है मियोसिस। अब बनेंगे हमारे सेक्सुअल स्पोर्स, जिनको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। और ये एंडोजीनस बनेंगे या एक्सोजीनस, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोकार्प एक्सोजीनस थे, यहाँ वाले एस्कोमाइसिटीज के क्या होते हैं बेटा, एंडोजीनस होते हैं। बार बार रिपीट करने का मुझे कोई शौक नहीं है, मुझे अपना गला चिल्लाना पड़ रहा है, तुम लोगों को शायद लग रहा होगा एक ही चीज को 10 बार, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम जो भी चीज है ना वो क्लास में लर्न करके जाओ। घर जाके तुम्हें बस एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी रहे और तुम बोले कि अरे मैम सब कुछ कंप्लीट है। इस चैप्टर से लोग हमें डराते थे कि बहुत थ्योरी है। क्या है बेटा, बहुत थ्योरी है ऐसा बोलते थे, लेकिन मैम ऐसा कुछ भी नहीं है। मियोसिस हो गया, मियोसिस होने से क्या बन गया बेटा आपका, यानी कि फंजाई का ये बन गया बेटा एस्कोकार्प। इस एस्कोकार्प, सॉरी एस्कोकार्प तो फ्रूटिंग बॉडी है, शिट। एस्कोस्पोर है, ये तो क्या है, एस्कोस्पोर है। इसके बारे में अगर मुझे लिखना हो तो ये क्या है बेटा, सेक्सुअल स्पोर है,
सेक्सुअल स्पोर है। दूसरी बात कैसा है, एंडोजीनस है, यानी कि अंदर की तरफ बन रहा है, एंडोजीनस है, मियोसिस के थ्रू बना, तो इसको भी क्या बोल सकते हैं बेटा, मियोस्पोर बोल सकते हैं। यहाँ तक की बात आई, समझ में आ गई। क्या हुआ बेटा, सबसे पहले एस्काई का फॉर्मेशन हुआ डाइकैरियोटिक माइसीलियम से। जैसे ही एस्कस का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे हो गई बेटा क्या, कैरियोगेमी हो गई, यानी कि न्यूक्लियस फ्यूज हो गए। न्यूक्लियस फ्यूज होने की वजह से क्या बन गया आपका, जाइगोट जो कि डिप्लॉइड था, उसमें हुआ मियोसिस, और एस्को स्पोर बने, जो कि कहाँ बने, अंदर की तरफ। अब यहाँ पे क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बनती है। क्या बनती है, फ्रूटिंग बॉडी। अब फ्रूटिंग बॉडी कैसे बनती है बेटा, एग्रीगेट ऑफ एस्कस। एग्रीगेट ऑफ एस्कस से क्या हो रहा है बेटा, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। किसका, फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है। बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी है, इसलिए इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है मैम, इसको बोला जाता है बेटा एस्कोकार्प। क्या बोला जाता है, एस्कोकार्प। तो याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प होती है। सेक लाइक स्ट्रक्चर, बोरी लाइक स्ट्रक्चर बनती है, उसको हम एस्कस बोलते हैं, और जो सेक्सुअल स्पोर्स बनते हैं उसको हम एस्कोस्पोर बोलते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्ली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और सेक्स स्पोर्स भी, सेक्सुअल स्पोर्स जो है वो भी यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं। दूसरी चीज, एस्कोमाइसिटीज में क्या बताया था मैंने, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वहां पर, यहाँ पर जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो कौन से होते हैं बेटा, कोनिडिया होते हैं। एस्कोमाइसिटीज में भी कोनिडिया होते हैं, ड्यूटेरोमाइसिटीज में भी क्या होते हैं आपके, कोनिडिया होते हैं। ये चीज याद रखना। अगर पीवाईक्यूज की बात की जाती है, क्वेश्चन आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है क्वेश्चन में मैम, क्वेश्चन में आपका आ जाता है, बताओ बेटा, साइट ऑफ, जो लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूछा था, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस, साइट ऑफ कैरियोगेमी एंड मियोसिस बताना है। तो एस्कोमाइसिटीज के लिए बेटा आंसर होगा आपका, क्या होगा आंसर, एस्कस होता है। एस्कस के अंदर ही आपका क्या होता है, कैरियोगेमी कंप्लीट होती है, और वहीं पर ही मियोसिस होता है, जिसकी वजह से एंडोजीनस मियोस्पोर्स यानी कि एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एंडोजीनस कहाँ है, एक्सोजीनस कहाँ है, ये याद रखना। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में एक एक वर्ड, एंडोजीनस की जगह एक्सोजीनस दे दिया तुम्हें, एक्वेटिक की जगह टेरिस्ट्रियल दे दिया, सीलिया या फ्लेजिला, मोटेलिटी की जगह नॉन मोटेलिटी, ऐसे कुछ अगर टर्म आपको दे दिए तो आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कि आपके 4 नंबर ऐसे 4 सेकंड में गायब हो जाएंगे। अब बात करते हैं बेटा किसकी, एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की, और क्या ही बात कर सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल है बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1, उसमें पक्सीनिया था, यहाँ पे पेनिसिलियम है, ब्लू। एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छे तरीके से, एस्कोमाइसिटीज में क्या होते हैं बेटा, मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर फंजाई प्रेजेंट होते हैं। बाकी सब जगह जो क्लासेस हैं उनमें मल्टी सेल्यूलर ही ऑलमोस्ट फंजाई होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ किसकी, यूनिसेल्यूलर, किसकी बात करूँ बेटा, यूनिसेल्यूलर फंजाई की, तो उसका एग्जाम्पल है, क्या है तुम्हें पता है, यूनिसेल्यूलर फंजाई कौन सा होता है, ईस्ट होता है। फिर क्या होते हैं बेटा, यहाँ पे मल्टी सेल्यूलर फंजाई होते हैं। अब ये जो मल्टी सेल्यूलर फंजाई हैं, क्या है हमारे, मल्टी सेल्यूलर फंजाई हैं। कौन कौन से हैं बेटा, वो कौन कौन से हैं, तुम्हें याद तो कुछ नहीं होता, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, क्लेविसेप्स, एस्परजिलस, याद आया। एक और है न्यूरोस्पोरा, क्या है बेटा, न्यूरोस्पोरा, जिसे ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्लांट किंगडम में जो है, प्लांट किंगडम की अगर हमें बात करूं, प्लांट किंगडम में हम ड्रोसोफिला को रखेंगे, वहां पे पढ़ते हैं। तो जो ड्रोसोफिला होती है, जितने उस पे एक्सपेरिमेंट्स हुए, जितने एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफिला पे साइंटिस्ट ने किए, उसकी बायोटेक्नोलॉजी जानने की कोशिश की, जेनेटिक मटेरियल को, उतने ही एक्सपेरिमेंट्स फंजाई में किस पे हुए, न्यूरोस्पोरा पे। किस पे हुए बेटा, न्यूरोस्पोरा पे। इसलिए न्यूरोस्पोरा को मैं क्या बोल रही हूँ बेटा, ड्रोसोफिला ऑफ, क्या बोला बेटा मैंने, प्लांट किंगडम। आ रहा है समझ में बात।
इसके अलावा कुछ एडिबल फंजाई भी होती है जो खाने के काम आती है। क्या होती है बेटा? एडिबल फंजाई भी होती है। कुछ एडिबल फंजाई भी है जो खाने में काम आती है। एडिबल का मतलब जो खा सकते हो जिस चीज को, तो ठीक है। फिलहाल मैं इसको करती हूँ ऊपर की तरफ शिफ्ट। एग्जाम्पल है तो एडिबल फंजाई में है बेटा आपके ट्रफल्स। ट्रफल नाम से पता चल रहा है ना, चॉकलेटेड ट्रफल खाया है तुमने, बहुत अच्छा पेस्ट्री है, बहुत एक्सपेंसिव भी होती है बट काफी अच्छा टेस्ट होता है ट्रफल का। ट्रफल्स और मोरेल्स किसके एग्जाम्पल है? एडिबल फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटीज बेटा। किसका है? एडिबल फंजाई ऑफ एस्कोमाइसिटीज। तो यहाँ पर हम किसके साथ में खत्म हो चुके हैं? एस्कोमाइसिटीज। लास्ट में बेटा फंजाई जो है लास्ट चल रहा है ऑलमोस्ट। लास्ट फंजाई की क्लास है बेटा आपकी, क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या है बच्चा? ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज का दूसरा नाम इम्परफेक्ट फंजाई। क्या है? इम्परफेक्ट फंजाई। अगर मैं पूछूं माइसीलियम कैसा होता है इसका, तो आपको बताना है सेप्टेट मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होता है। पहली बात तो मैम इम्परफेक्ट, हाँ ठीक है, इम्परफेक्ट की स्पेलिंग भी सही है, तुम देख लेना तुम्हारे हिसाब से। परफेक्ट, हाँ। दूसरी चीज टेरिस्टियल होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। मैम टेरिस्टियल होते हैं, एक्वेटिक सिर्फ फाइकोमाइसिटीज में, कहीं पे भी नहीं। इसका कॉमन नेम इम्परफेक्ट फंजाई है। इम्परफेक्ट फंजाई क्यों बोला गया है मैम इसको? क्योंकि यहाँ पे ना तो सेक्सुअल स्पोर्स होंगे, ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ना सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। जैसे ही इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है, एनसीईआरटी की एक लाइन है, अगर ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट होने लगता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा एस्कोमाइसिटीज या फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में। तो ये इम्परफेक्ट फंजाई ये टेरिस्ट्रियल होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आज तुमने बहुत थका दिया भाई। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या होता है बेटा? डिजीज होती है इसकी वजह से। ये बड़ा पक्का इंसान है, ठीक है ना। काफी सारी क्या करता है आपके मतलब आपके तो क्या प्लांट्स में और आपकी बॉडी में भी ट्राइकोडर्मा जो स्किन इन्फेक्शन होता है, ह्यूमन बॉडी में स्किन इन्फेक्शन आपकी उसमें होगा, तो ट्राइकोडर्मा एग्जाम्पल क्या है बेटा इसका? ट्राइकोडर्मा। फर्स्ट एग्जाम्पल है ट्राइकोडर्मा। एक है बेटा कोलेटोट्राइकम। जिसकी वजह से, और एक अर्ली लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है, उसका नाम है, अभी सोचते हैं तब तक ट्राइकोडर्मा देखो तुम। ट्राइकोडर्मा की वजह से क्या होता है बेटा? स्किन इन्फेक्शन। कोलेटोट्राइकम, रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। तुम गन्ना खाते हो गन्ना, ठीक है। गन्ना खाते हो तो बेटा एक सेकंड रुकना, हाँ, अगर आप गन्ना खाते हैं, क्या करते हैं? गन्ना खाते हैं, तो गन्ना खाते खाते तुम लोग देखोगे, क्या देखोगे कि वहां पे गन्ने के अंदर कुछ रेड कलर की ऐसे धारियां सी, मतलब रेड रेड कलर की लाइंस सी बनी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है? उस डिजीज को बोलते हैं बेटा रेड रॉट ऑफ शुगर कैन। और ये किसकी वजह से होता है? कोलिटोट्राइकम की वजह से। एक होता है बेटा हेमिलिथोट्राइकम कुछ करके होता है, जिसकी वजह से हेमिन तो ट्राइकम जो होता है उसकी वजह से होता है बेटा राइस में स्पॉट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? राइस में स्पॉट्स होते हैं। राइस स्पॉट्स होते हैं तो राइस की फसल खराब हो जाती है वहां पे। और राइस की फसल जो खराब हुई थी बेटा, वो हुई थी हमारी जो आज़ादी थी उससे पहले, मतलब 1947 में तो 47 में तो देश आज़ाद हुआ। 1945 के अराउंड बंगाल में क्या हुआ बेटा? बंगाल राइस फेमाइन के नाम से, यानी कि बंगाल की चावल की भुखमरी उसको बोलते हैं, वो आई। वहां पे आपको पता है कि जिस तरह से आयरिश वाले लोगों की पॉपुलेशन पोटैटो के ऊपर डिपेंड थी, वैसे ही बंगाल वाले जो लोग होते हैं बेटा, क्या होते हैं? बंगाल वाले जो लोग होते हैं उनकी पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है बेटा? राइस के ऊपर डिपेंड होती है। आया बात समझ में? तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे जैसे ही हेमिलिंथो ट्राइकम करके है, मैं लिखा देती हूँ,
हेमिलिंथोट्राइकम। इसकी वजह से होता है बेटा लीफ स्पॉट ऑफ राइस। तो क्या हुआ था बेटा 1945 में बंगाल राइस फेमाइन, भुखमरी आई थी बेटा बंगाल में, चावल की भुखमरी, समझ रहे हो क्या आई थी, चावल की भुखमरी आई थी। बेटा क्या होता है मैंने अभी बताया हेलिमेंथोस्पोरियम होता है, यहाँ पे ट्राइकम नहीं होता है, ट्राइकम थोड़ा वीट से रिलेटेड हो गया, हेलिमेंथोस्पोरियम। क्या होता है हेलिमेंथोस्पोरियम की वजह से लीफ स्पॉट ऑफ राइस होता है, राइस में धब्बे पड़ जाते हैं उसकी पत्तियों पर, जिसकी वजह से राइस की फसल खराब हो गई थी 1945 में। और क्या हुआ था, इसको ग्रेट बंगाल राइस फेमाइन या फिर ग्रेट बंगाल फेमाइन के नाम से, बंगाल की भुखमरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि बंगाल के जितने भी मेंबर्स हैं या वहाँ की पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर, राइस की क्रॉप के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि वहाँ पे फूड ही वही है बेटा। ठीक है, एक और इसका एग्जाम्पल है नंबर 4 पे बेटा अल्टरनेरिया। क्या है अल्टरनेरिया, तुम लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो पढ़ के आयो, इसकी वजह से होती है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। क्या होता है बेटा इसमें, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज, किसके अंदर, पोटैटो के अंदर। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसकी वजह से हो रहा था, फाइटोप्थेरा इन्फेक्टेंस की वजह से, आ गया याद। ठीक है, तो ड्यूटेरोमाइसिटीज हो गया बेटा, इसके साथ में हम अभी सिर्फ फाइकोमाइसिटीज की क्लासेस से फ्री हुए हैं, उनके एग्जाम्पल देखें। अब मैंने आपको जब किसका बताया था, सॉरी फंजाई की क्लासेस से फ्री हुए। फंजाई का जब मैं इंट्रोडक्शन करवा रही थी तो मैंने फर्स्ट पेज पे आपको एक बात बताई थी कि फंजाई क्या करते हैं बेटा, एसोसिएशन बनाते हैं, कौन सा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो आपके फंजाई जो है बेटा वो बनाते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन कैसा होता है बेटा, 2 टाइप का होता है। नंबर फर्स्ट पे हम बात करते हैं माइकोराइजा के बारे में। किसके बारे में, माइकोराइजा के बारे में। आपको पता है माइकोराइजा के बारे में जब हम बात करें, माइकोराइजा और कौन सा लाइकेन जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है फंजाई का। माइकोराइजा कब बनता है बेटा, जब फंजाई जो है आपका वो किसी हायर प्लांट की रूट्स के साथ में एसोसिएशन बनाता है, तो क्या होता है उस एसोसिएशन को माइकोराइजा बोलते हैं बेटा। वो कौन सा एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक, माइकोराइजा वाला। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है बेटा, फंजाई चाहिए, फंजाई। और किससे जुड़ेगा बेटा, हायर प्लांट से, हायर प्लांट की रूट से। ये देख लेना, यहाँ पे ये प्लस लगाया हुआ है मैंने। ठीक है, तो माइकोराइजा जो होता है बेटा वो भी 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है बेटा, पहला है आपका एक्टोमाइकोराइजा। क्या बेटा, एक्टोमाइकोराइजा। और दूसरे का नाम है बेटा एंडोमाइकोराइजा। एंडो और एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है बेटा, रूट्स की बात की जा रही है, हायर प्लांट के रूट्स के साथ में एसोसिएशन बना रहा है फंजाई। अब आप क्या करोगे, अभी मैं थोड़ी सी बेसिक बता रही हूँ, लेकिन जब हम क्लास 11th बायोलॉजी में एनाटॉमी क्लास चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एनाटॉमी यानी कि अंदर की स्ट्रक्चर, किसी भी प्लांट ऑर्गन की अंदर की स्ट्रक्चर देखना। वहां पे आप जब रूट की स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल रूट की स्ट्रक्चर में आप देखोगे कि बाहर की तरफ तो क्या होती है, रूट एपिडर्मिस प्रेजेंट होती है, और रूट एपिडर्मिस के अंदर की तरफ होता है कोर्टेक्स प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होता है, कोर्टेक्स प्रेजेंट। तो अगर ये मान लो कि ये है रूट एपिडर्मिस, क्या है बेटा, ये किसी भी मतलब प्लांट जो है उसकी रूट है। अब रूट के अगर मैं किसी पर्टिकुलर पार्ट की बात करूं तो ये क्या है बेटा, रूट एपिडर्मिस है, रूट एपिडर्मिस। अब इस रूट एपिडर्मिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे कोर्टेक्स प्रेजेंट होते हैं। अगर कोर्टेक्स की सेल्स प्रेजेंट होती है, अगर आपका फंजाई का जो हाइफा होता है, हाइफा जो कि आपस में
ऊन के गोले की तरह नेटवर्क बना के माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं, तो वो हाइफा रूट एपिडर्मिस की सतह पर, रूट एपिडर्मिस की सेल्स पर क्या करते हैं बेटा, जुड़ जाते हैं, यहाँ पर चिपक जाते हैं, यहाँ पर आके जुड़ते हैं, एसोसिएट करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एक्टोमाइकोराइजा। ये क्या करो, तुम इमेजिन करो कि ये क्या है, तुम्हारे फंजाई है, तो ये कहाँ पे ऐड है, रूट एपिडर्मिस की सेल्स पर ऐड है, तो इसको एक्टोमाइकोराइजा बोलेंगे। लेकिन अगर आपके फंजाई में क्या होती है बेटा, रूट एपिडर्मिस के अंदर की तरफ कोर्टेक्स की सेल्स होती हैं, तो कोर्टेक्स, ये जो फंजाई के हाइफा है, ये कहाँ पर एंटर कर जाते हैं बेटा, हाइफा एंटर कर जाते हैं बेटा कोर्टेक्स की सेल्स तक। किसके तक, कोर्टेक्स सेल्स तक एंटर कर जाते हैं, क्या आपके हाइफा है बेटा ये। तो इसको उस टाइम पर जो माइकोराइजा का फॉर्मेशन होता है उसको हम बोलते हैं एंडोमाइकोराइजा, अंदर की तरफ हाइफा को एंटर करना। इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, तो बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल में जो फंजाई यूज होती है वो होती है बेसिडियोमाइसिटीज, मेंबर होते हैं उसके बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के। और अगर मैं ये बोलूं कि ये हायर प्लांट की कौन से हायर प्लांट की रूट होती है, तो बेटा प्लांट होता है यहाँ पे पाइनस। क्या होता है, पाइनस प्लांट होता है, ये होती है फंजाई, और प्लांट का नाम है प्लांट का नाम है पाइनस। और ऐसा होता है, एक्टोमाइकोराइजा वाली बात हो रही है। एंडोमाइकोराइजा का बेटा दूसरा नाम है, क्या नाम है मैम, VAM भी इसको बोलते हैं, यानी कि वेस्कुलर आर्बिक्यूलर माइकोराइजा। वेस्कुलर आर्बिकुलर माइकोराइजा बेटा इसको बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो एग्जाम्पल में जो क्या फंजाई यूज होती है वो है बेटा ग्लोमस। क्या है, ग्लोमस। और जो यहाँ पे प्लांट होता है बेटा वो क्या होता है, ऑर्किड का प्लांट होता है। और ग्लोमस किसका मेंबर है बेटा, जाइगोमाइसिटीज। जाइगोमाइसिटीज का मेंबर है, जाइगोमाइसिटीज क्लास का ग्लोमस। तो ये बात की हमने, अभी सिर्फ बात की है माइकोराइजा। दो तरह के सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, एक तो माइकोराइजा के साथ, दूसरा लाइकेन के साथ। तो अब देखो बेटा, लाइकेन, दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका है, लाइकेन का। क्या हो रहा है लाइकेन में, कब बन रही है लाइकेन, एल्गी और फंजाई से मिलकर। तो इसमें क्या होती है बेटा, एल्गी होती है और फंजाई होती है। एल्गी, क्योंकि तुम्हें पता है एल्गी जो है ऑटोट्रॉफिक होती है, फंजाई क्या होती है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक। तो एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, खाना यही बनाएगी, फोटोसिंथेसिस का काम करेगी, फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना खुद बनाएगी। इसलिए एल्गी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्गी को बोला जाता है बेटा, फाइकोबायोन्ट। ये नाम याद रखने, ये नाम है ना, आ जाते हैं कई बार कि लाइकेन का कौन सा पार्ट फाइकोबायोन्ट है, कौन सा पार्ट माइकोबायोन्ट है। फंजाई जो है हेटेरोट्रॉपिक है, अपना फूड नहीं बना रहा है, उसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर, एल्गी के ऊपर। ये क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं माइकोबायोन्ट। आ गया बात समझ में। अब क्योंकि फाइकोबायोन्ट है तो ये क्या करेगी बेटा, फोटोसिंथेसिस करेगी। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करूं कि ऐसी कौन सी एल्गी है, कौन सी क्लास की एल्गी है जो किसके साथ, फंजाई के साथ एसोसिएट करके सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है, लाइकेन, तो उसमें कौन सी एल्गी यूज होती है बेटा, कुछ ग्रीन कलर की एल्गी यूज होती है, यानी कि ग्रीन एल्गी यूज होती है। यानी कि क्या होती है बेटा, ग्रीन एल्गी यूज होती है। और कौन सी क्लास की होती है, क्लोरोफाइसी क्लास की। क्लोरोफाइसी को ही ग्रीन एल्गी बोला जाता है। लेकिन लाइकेन के फॉर्मेशन में एल्गी प्लस फंजाई का फॉर्मेशन आपस में मिलकर लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो बना रहा है, इसमें क्या होता है, क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी यूज होती है एल्गी वाली जगह पर। लेकिन कभी कभी क्या होती है, एल्गी की जगह पर, ग्रीन एल्गी की जगह पर आपके जो ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो भी क्या करते हैं, फंजाई के साथ एसोसिएट करके लाइकेन बनाते हैं।
तो या तो क्या होगा बेटा, फोटो आपकी क्लोरोफाइसी होगी या फिर होगा आपका साइनोबैक्टीरिया। यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब तुम्हें पता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकते हैं, साथ में नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी करते हैं। अगर क्लोरोफाइसी ग्रीन एल्गी सिर्फ फंजाई के साथ एसोसिएट कर रही है तो क्या करेगी, सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस का काम करेगी। लेकिन अगर उसकी जगह पे ग्रीन एल्गी की जगह पे साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी जुड़ जाती है, किसके साथ एसोसिएट करती है, फंजाई के साथ, तो वहां पे फोटोसिंथेसिस के साथ साथ नाइट्रोजन का फिक्सेशन भी हो जाएगा। क्योंकि ये क्या करती है बेटा, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, यानी कि इससे तो इसको डबल डबल प्रॉफिट है। क्या है बच्चा, इससे डबल डबल फायदा हो गया इसको। तो काम देख लिया, एल्गी का काम क्या है, फंजाई को खाना देगी, है खाना बना सकती है क्योंकि ये, ठीक है बेटा। अब अगर मैं फंजाई की बात करूं, जिसको मैंने क्या बोला है, माइकोबायोंट बोला है। किसको बोला है बेटा, माइकोबायोंट बोला है जो हमने फंजाई को। तो इसके काम क्या क्या है बेटा, इसके काम क्या क्या है ये भी देख लो तुम। एक तो ये क्या करेगा बेटा, रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, किसके, एल्गी के रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा। दूसरा ये क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्प्शन करेगा, किसका, सॉइल से मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा फंजाई। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन भी करने का काम करेगा, स्ट्रक्चर बनाएगा बेटा। ये सारे काम किसके होते हैं, फंजाई के होते हैं, ये सारे के सारे काम। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पे जो ग्रीन एल्गी यूज होती है, एल्गी में ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया, और फंजाई जो किसके साथ, एल्गी के साथ, ग्रीन एल्गी के साथ एसोसिएट होकर लाइकेन बनाएगी, वो कौन सी क्लास का होगा बेटा, एस्कोमाइसिटीज। क्या होगा बेटा, एस्कोमाइसिटीज क्लास का होगा। आ गई बात समझ में, ठीक है मैम, ये तो आ गई हमारे बात समझ में। अब मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक डिब्बा बीच में। क्या बना देती हूँ बेटा, एक डिब्बा बना देती हूँ यहाँ पे बीच में, जिसमें मैं बताती हूँ लाइकेन के प्रॉफिट। क्या गिनाती हूँ तुम्हें, लाइकेन के फायदे क्या क्या है। तो बेटा ये जो लाइकेन होता है ना, ये पायोनियर होता है। क्या होता है बेटा, पायोनियर होता है। मैम पायोनियर का मतलब क्या होता है, पायोनियर कम्युनिटी होती है, यानी कि एक इकोलॉजिकल सक्सेशन जब हम पढ़ेंगे, तुम इकोलॉजी वाला चैप्टर पढ़ोगे तो हम सोचते हैं सबसे पहले क्या आया होगा, वहां पे लड़ाइयाँ हो रही होंगी, हायर प्लांट आए पहले, मोनोकोट आए, डाइकोट आए, या फिर हर्ब आए या श्रब्स आए। तो जो बिल्कुल कहाँ, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता ना, सबसे पहले अगर वहां पे किसी को ग्रोथ करना है तो वहां पर क्या ग्रोथ करेगी, सबसे पहले लाइकेन जाएगी वहां पर। तो क्या होता है, ये पायोनियर कम्युनिटी, यानी कि सबसे पहले यही ग्रो करती है। कैसी ग्रो करती है बेटा, ये बहुत फास्ट ग्रो नहीं करती, स्लो ग्रो करती है। अगर पूछ लिया जाए लाइकेन, स्टेटमेंट आ जाए स्लो ग्रो करती है या फास्ट ग्रो, तो हमेशा ध्यान रखना है क्या करती है बेटा, ये स्लो ग्रोथ करती है। और क्या है, पायोनियर कम्युनिटी, यानी कि सबसे पहले क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी कहीं पर भी इकोलॉजिक सक्सेशन में। उसके अलावा ये क्या होती है बेटा, पेरिनियल भी होती है। पेरिनियल का मतलब क्या होता है मैम, पेरिनियल का मतलब ये होता है, पेरिनियल का मतलब बेटा ये होता है कि है ना, सालों साल जिंदा रहेगी, मतलब बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करेगी। ऐसे नहीं एक साल में मर गई, 2 साल में मर गई, नहीं, सालों साल क्या करेगी बेटा, ये सालों साल तक ग्रोथ करेगी, सालों साल तक जिंदा करेगी। पेरिनियल होती है, स्लो ग्रोथ करती है। आई समझ में, पेरिनियल होती है। पायोनियर होती है बेटा, पायोनियर होती है, और पॉल्यूशन का इंडिकेटर होती है। ये फायदे हैं इसका। पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है मैम, कैसे होती है पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहां पे भी क्या होगी बेटा, आपकी SO2 प्रेजेंट होगी, सल्फाइड ऑक्साइड प्रेजेंट होगी, वहां पर कभी भी लाइकेन ग्रो नहीं कर सकती। सल्फाइड ऑक्साइड के लिए क्या होती है, ये पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है। सल्फाइड ऑक्साइड की मात्रा जहां भी होगी वहां पर लाइकेन ग्रोथ नहीं कर सकती, क्योंकि ये एकदम फ्रेश एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। अगर मान लो ये पहले किसी फ्रेश एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, उसके बाद में वहां पे SO2 का नंबर बढ़ता जाता है, ठीक है, तो अगर वहां पर SO2 आ जाती है तो लाइकेन क्या होगी, वहां से मर जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो ये क्या कर रही है बेटा, पॉल्यूशन का इंडिकेटर भी होती है। कौन, लाइकेन। सो नाउ वी आर डन विद किंगडम फंजाई। फाइनली 2 घंटे की बाद, मतलब ऑलमोस्ट 2 घंटे का लेक्चर होगा फंजाई का, उसके बाद हम किंगडम फंजाई से खत्म हो चुके हैं। हमें शांति आ चुकी है कि मैम बिल्कुल, मैं क्या बताऊं,
हमें बहुत खुशी दे दी है आपने, तो इसी खुशी में क्या करते हैं, मैं पी लेती हूँ थोड़ा सा पानी और फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। कुछ ऐसे लिविंग बोलना भी गलत होगा, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको किसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी, किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। तो आपका जो आर.एच. व्हिटेकर थे उनका 5 किंगडम सिस्टम के अकॉर्डिंग किंगडम मोनेरा हम कर चुके हैं, किंगडम प्रोटिस्टा हो गया, किंगडम फंजाई हो गया है, अभी जस्ट खत्म हुआ है बेटा। अब आगे मैं बात करूं किंगडम एनिमल के लिए अलग से चैप्टर नंबर 4 है, प्लांट किंगडम के लिए चैप्टर नंबर 3 है। यहाँ पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जगह नहीं दी। उसमें कौन कौन है बेटा, वायरस, वायरोइड्स, और वायरस है बेटा, वायरोइड्स है, प्रोयॉन्स है। मैम इनको क्यों जगह नहीं दी, क्योंकि उसकी भी कोई गलती नहीं है बेटा। उसकी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि जो वायरस है, अभी हम वायरस के बारे में पढ़ेंगे, तो वायरस को हम क्या बोलेंगे, नॉन सेल्यूलर या फिर एसेल्यूलर, सेल ही प्रेजेंट नहीं है। और हम तो चैप्टर नंबर 8 में पढ़ के आए हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में, द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल होती है। सेल नहीं है तो हम उसको किस में कंसीडर करते हैं, नॉन लिविंग में कंसीडर करते हैं। फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में भी नॉन लिविंग और लिविंग में जब हम डिफरेंशिएट कर रहे थे, तब मैंने क्या बोला था आपको क्लियरली कि अगर बेसिक से बेसिक यूनिट होती है सेल, सेल किसी के अंदर नहीं है तो उसको हम कैसे कंसीडर करेंगे बेटा, नॉन लिविंग कंसीडर करेंगे। और भी कैरेक्टर्स देखे थे वहां पे, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो किस तरह की प्रॉपर्टी थी आपकी, सोचो सोचो, फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी क्या वो, नहीं मैम फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो नहीं थी। जो भी थी तुम्हें सोचना है अब, क्योंकि एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करते हुए चलना। चलो इधर देखो, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी बेटा वो, जिसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। ओके, तो वायरस की को नॉन सेल्यूलर बोल रहे हैं हम क्योंकि वहां पर कोई सेल ही प्रेजेंट नहीं होती है, तो फिर इसको सेल्यूलर कैसे बोल रहे हैं, मतलब सेल्यूलर सॉरी लिविंग कैसे बोल रहे हैं, नॉन लिविंग है हमने ये बोल दिया, सेल प्रेजेंट नहीं है। तो वायरस अगर उसमें सिंगल सेल भी प्रेजेंट होती, यूनिसेल्यूलर भी होता, तो प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर होता तो किस में डाल देते, मोनेरा में। यूकैरियोटिक यूनिसेल्यूलर होते तो प्रोटिस्टा में डाल देते। एक सेल भी नहीं होती यानी कि एसेल्यूलर होते हैं, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर ने अपने 5 किंगडम सिस्टम में उसको किसको, वायरस, वायरोइड्स और प्रोयॉन्स को जगह नहीं दी। तो अब हो गए वायरस गुस्सा, मतलब इनका ईगो हर्ट हो गया। ईगो हर्ट हो गया तो तुम्हें पता ही, कोविड वाला टाइम जब कोरोना आया था तब ईगो हर्ट हो गया था वायरस का, और जिसको 5 किंगडम सिस्टम में जगह नहीं दी गई थी, जिसकी स्टडी नहीं कर रहे थे, उसने बता दिया अपना जलवा कि मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे कैसे तुम मेरे को नहीं पढ़ोगे। अब आज की तारीख में आप देख रहे हो, कोरोना से लेकर अब तक वायरस से रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, वायरस में लोग क्या कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, वायरस को लोग बहुत अच्छे से घुस के जाके पढ़ रहे हैं कि अच्छा इसमें कैसे रिप्रोडक्शन कर रहा है, ये रिप्रोडक्शन तो होता नहीं है कि मतलब कैसे ये अपने आप में मल्टीप्लिकेशन की करता है, कैसे ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके उसको क्या करता है बेटा, इन्फेक्शियस कर देता है। तो हम पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, वायरस के बारे में। और आज हम देखेंगे वायरस के क्या लिविंग और नॉन लिविंग फंक्शन, यानी कि क्यों उसको लिविंग बोला, क्यों नॉन लिविंग बोला। रेड कलर से बनाया मैम ने, यानी कि बहुत खतरा है बेटा इसमें। देखो सबसे पहली चीज तो वायरस क्या होता है, नॉन सेल्यूलर या एसेल्यूलर। किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने क्या किया था, नॉट प्लेस्ड इन 5 किंगडम सिस्टम। और बेचारे आर.एच. व्हिटेकर ही क्या, किसी ने भी इस पे ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इसका ईगो क्या हुआ था, हर्ट हो गया था, इसलिए इसने पूरे वर्ल्ड को बता दिया इसकी पावर, अंडर एस्टिमेट मत करो मुझे। फाइव किंगडम सिस्टम में इनको जगह नहीं दी गई है, ये चीज भी बहुत ध्यान है से याद रखनी है। छोटे छोटे स्टेटमेंट में ये छोटी छोटी सी बातें क्या करती है बेटा, दिमाग को घुमा देती है। फिर भी इसको क्या बोला जाता है बेटा, दिस इज कॉल्ड कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसा क्या है इसमें कि इसको हम लिविंग भी बोल रहे हैं, ऐसा क्या नहीं है इसमें जिसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं बेटा, नॉन लिविंग बोल रहे हैं। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी देखो तुम। सबसे पहले तो उससे पहले मुझे बनाने दो एक बॉक्स यहाँ पे, स्पेशल
भाई मैं तो इसको इज्जत दूंगी, कल को मेरे मुझसे इसका ईगो हर्ट हो गया और तुम्हें पता ही ना चले कि ये मैम को लेके निकल लिया, तो मेरे तो जिंदगी का सवाल है। ठीक है, मजाक हो गया बेटा। लिविंग क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि इसके पास में क्या प्रेजेंट होता है? डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए और आरएनए किस में? लिविंग में ही प्रेजेंट होता है, तुम्हें पता है। इसके पास में क्या होते हैं बेटा? एंजाइम प्रेजेंट है। नॉन लिविंग में कभी एंजाइम देखे तुमने? ना ना मैम, नहीं देखे। ये क्या कर सकता है बेटा? म्यूटेशन कर सकता है। आपने देखा होगा जब कोविड का टाइम चल रहा था, तो कोविड के टाइम पे अलग अलग टाइप के कोविड वायरस निकल रहे थे। कभी उनमें अल्फा स्ट्रेन आ रहा है, कभी उनमें बीटा स्ट्रेन आ रहा है, कभी उनमें गामा स्ट्रेन आ रहा है। समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसको कैसे उस पर कंट्रोल पाया जाए। तो ये क्या करते हैं बेटा? म्यूटेशन करते हैं। डीएनए आरएनए इनके पास में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इनके पास में इनकी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे प्रोटीन कोट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन का बना हुआ कोट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन नॉन लिविंग में तो होती नहीं है। तो और ये क्या करते हैं बेटा? इन्फेक्शन भी करते हैं, इन्फेक्शन कोज करते हैं। अब तुम ये एक बात बताओ, तुम्हारे घर में तुम्हारी बोतल जो रखी हुई है पानी की, वो तुम्हारे को इन्फेक्शन करती है क्या? तभी करती है उसके ऊपर कोई वायरस रखे होंगे, वरना ऐसे तो तुम किसी चीज को टच नहीं करो और तुम्हें इन्फेक्शन कर दे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। लेकिन वहां पे उसके ऊपर अगर वायरस जा रहे हो और तुम उस बोतल को फिर टच कर रहे हो, तो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा। तो ये कुछ क्या है बेटा? कैरेक्टर है जिनकी वजह से तो हम इनको बोल रहे हैं नॉन लिविंग। अब इनको सॉरी लिविंग बोल रहे हैं। अब इनको मैं बोलूँ कि नॉन लिविंग क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि इनके पास में क्या है? प्रॉपर सेल ही नहीं है। प्रॉपर सेल नहीं है, एसेल्यूलर है। प्रॉपर सेल एब्सेंट है, एसेल्यूलर है। जब सेल ही नहीं है तो कैसे लिविंग बोलते हैं इनको हम? इसके अलावा ये क्या करते हैं? नॉन लिविंग की तरह, नॉन लिविंग थिंग्स की तरह क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि क्रिस्टलाइज्ड होते हैं। क्रिस्टलाइज्ड हो सकते हैं बेटा। इसके अलावा क्या होता है? ये ग्रो नहीं कर सकते। कैसे ग्रो नहीं कर सकते? कांट ग्रो विदाउट होस्ट बॉडी। होस्ट बॉडी के बाहर या होस्ट बॉडी के बिना ये क्या कर सकते हैं बेटा? ग्रोथ नहीं कर सकते। इसके अलावा इनके पास में रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं बेटा? रेस्पिरेटरी जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। किसी भी तरह का रेस्पिरेशन इनके अंदर नजर नहीं आता। जब रेस्पिरेशन ही नहीं हो रहा तो ये जिंदा कैसे हैं? ये कंफ्यूजन है। इसलिए इनको क्या बोल दिया बेटा? नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बोल दिया। किसने? हमने और आपने, हमारे साइंटिस्ट ने। फिर इन्होंने बता दी डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ राउडी, राइट? ये तो हो गई बेटा कैरेक्टर की बात। अब अगर मैं क्या करूं, कुछ साइंटिस्ट की बात करूं, यहाँ पे काफी सारे साइंटिस्ट का रोल रहा है वायरस की अलग अलग चीजों को बताने के लिए बेटा। तो उन साइंटिस्ट में हमारे क्या आते हैं? उन साइंटिस्ट में चार साइंटिस्ट हैं बेटा। 4 साइंटिस्ट है। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम तुम देखो। सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम है बेटा लुईस पास्चर। क्या है बेटा? लुईस पास्चर। मैम ऐसा तो कुछ एनसीईआरटी में दिया नहीं है। क्या किया है? ऐसा तो कुछ भी एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, तो आपको वहां पे करेक्ट करना है। लुईस पास्चर ने क्या किया था बेटा? जो आपकी ये टर्म है ना वायरस, टर्म वायरस वाज गिवन बाय लुईस पास्चर। वहां पे क्या दे रखा है कि टर्म वायरस भी किसने दी थी? लुईस पास्चर का तो नाम ही नहीं एनसीईआरटी में, करेक्शन करना ही है। वहां पे डिमित्रो इवानोवस्की जो थे, जिन्होंने किसको? टोबैको मोजेक वायरस को डिस्कवर्ड किया था, उसको ही बता रखा है क्या कि उसने ही वायरस की टर्म दी थी, जबकि उसने नहीं दी थी। ये याद रखना। नंबर 2 साइंटिस्ट डिमित्री इवानोवस्की। इन्होंने क्या किया था बेटा? इन्होंने किया था डिस्कवर्ड मैम। ही वॉज डिस्कवर्ड। व्हाट डिस्कवर्ड? टोबैको मोजेक वायरस। टोबैको मोजेक वायरस को डिस्कवर्ड किया था इन्होंने। इसका शॉर्ट फॉर्म याद रखना, TMV, ठीक है। एंड एक और किया था। क्या किया था इन्होंने? फिल्टरेशन प्रॉपर्टी
ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस की फिल्टरेशन प्रॉपर्टी को भी किसने डिस्कवर्ड किया था? डीजे इवानोवस्की बोल सकते हो या डिमित्री इवानोवस्की ने किया था। क्या बताया था इन्होंने बोला था कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा जीव है जो क्या कर रहा है, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, जिससे बैक्टीरिया भी आर पार नहीं जा सकते, अगर छानने बैठूं तो उससे नहीं निकल पाएंगे, उससे भी क्या कर रहे हैं, ये निकल जा रहे हैं, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी आर पार हो जाते हैं। नंबर थर्ड साइंटिस्ट है बेटा बाइंजरिनेक। इन्होंने क्या बताया था बेटा? इन्होंने बताया था कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम, एक टर्म दी थी इन्होंने, कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम। मैम आप ये कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो, आज हमारे तो कुछ पल्ले पड़ नहीं रही। कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम के बारे में बाइंजरिनेक ने बताया था बेटा। इन्होंने बताया था कि कंटेनियम वाइवम फ्लूइडम जो है वो क्या है, एक तरह का लिविंग इन्फेक्शियस फ्लूइड है, जो क्या कर रहा है, जीवित लोगों को क्या कर रहा है, इन्फेक्शन करता है फ्लूइड। आ गया समझ में अब? नंबर फोर्थ साइंटिस्ट कौन से बेटा? नंबर फोर्थ साइंटिस्ट है हमारे, कौन से हैं मैम? WM स्टैनले। WM स्टैनले ने क्या किया था बेटा? इन्होंने बताया था कि जो वायरस होता है ना, उसमें क्रिस्टलाइज्ड प्रॉपर्टी पाई जाती है, क्रिस्टलाइज्ड वायरस, क्रिस्टलाइज्ड TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। किसके बारे में बेटा? क्रिस्टलाइज्ड हो सकता है टोबैको मोज़ेक वायरस। इसके बारे में किसने बताया था? आपके WM स्टैनले ने बताया था। तो ये बात हो गई साइंटिस्ट के बारे में। किसके साइंटिस्ट के बारे में बेटा? वायरस के साइंटिस्ट के बारे में। नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं कि वायरस जो है उसमें, वायरस की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, क्योंकि सेल तो वहां पे प्रेजेंट नहीं होती है। तो वायरस की स्ट्रक्चर की हम बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, तो वायरस के स्ट्रक्चर में बेटा क्या क्या होता है? वायरस के स्ट्रक्चर में होता है बेटा प्रोटीन कोट, और होता है न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन कोट जो है वो 95% पार्ट बनाता है किसका? वायरस के स्ट्रक्चर का, और न्यूक्लिक एसिड 5% पार्ट बनाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो DNA RNA की फॉर्म में हो सकता है, DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है, लेकिन ये चीज याद रखनी होती है कि नेवर बी बोथ, नेवर कैन बी बोथ, दोनों के दोनों एक साथ किसी भी वायरस के अंदर प्रेजेंट नहीं हो सकते। या तो क्या प्रेजेंट होंगे बेटा? हमारे न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे, या फिर हमारे प्रोटीन कोट वहां पर, सॉरी DNA प्रेजेंट होगा, या फिर RNA प्रेजेंट होगा। प्रोटीन कोट की बात करूं तो यहाँ पे क्या होता है बेटा? छोटी छोटी सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है किसकी? कैप्सोमियर की। कैप्सोमियर जो है झालर की फॉर्म में, इस तरह से कैप्सोमियर की छोटी छोटी यूनिट्स प्रेजेंट होती है जो आपस में एक दूसरे से एनवेलप की फॉर्म में जुड़ती जाती है, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? कैप्सोमियर। तो कैप्सोमियर बोलते हैं किसको? प्रोटीन कोड को, और कैप्सोमियर को मिलाकर बोलते हैं कैप्सोमियर, मतलब सब यूनिट है कैप्सिड की, क्या? कैप्सोमियर, जो कैसी होती है बेटा? हेलिकल फॉर्म में प्रेजेंट होती है। आई बात समझ में? ठीक है बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं हम टाइप ऑफ वायरस। क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम? टाइप ऑफ वायरस। टाइप्स ऑफ वायरस में बेटा हम देखेंगे कि किस टाइप के वायरस। तो 3 तरह के वायरस आप लोग देखोगे, प्लांट वायरस, एनिमल वायरस, और कैसे बेटा? बैक्टीरियोफेज वायरस। कैसे वायरस? बैक्टीरियोफेज वायरस। प्लांट वायरस जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? प्लांट में प्रेजेंट होंगे, तो उसको हम बोलेंगे बेटा प्लांट वायरस। देखो बेटा, नंबर 1 प्लांट वायरस, प्लांट में प्रेजेंट वायरस, प्लांट वायरस मैम। नंबर 2 एनिमल वायरस, जो एनिमल्स में प्रेजेंट होंगे वायरस वो होंगे बेटा एनिमल वायरस। और नंबर 3 होते हैं बेटा आपके
बैक्टीरियोफेज वायरस। क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वायरस, जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं बेटा? बैक्टीरिया में प्रेजेंट होने वाले वायरस को बोलते हैं हम बैक्टीरियोफेज। ये थोड़ा सा नाम अलग है, इसको ढंग से ध्यान में रखो। अब क्या होता है बेटा वायरस में, मैंने अभी जैसे आपको बताया है, या तो डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो सकता है, डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए हो सकता है, लेकिन आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ एक ही वायरस में प्रेजेंट नहीं हो सकता। हमारी बॉडी में हम देखते हैं डीएनए भी प्रेजेंट है, आरएनए भी प्रेजेंट है, लेकिन वायरस में या तो वायरस में डीएनए होगा या फिर क्या होगा? आरएनए। तो प्लांट जो वायरस होते हैं बेटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बेटा सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए। ठीक है। एनिमल वायरस में क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट होते हैं, साथ में यहाँ पे डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए भी प्रेजेंट होते हैं। सॉरी, या तो सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट हो सकते हैं, या फिर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट हो सकता है। किसमें? एनिमल वायरस में। बैक्टीरियोफेज वायरस की मैं बात करूं तो यहाँ पर बेटा मोस्टली क्या बेटा? यहाँ पे मोस्टली डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब क्या होता है बेटा, तुम्हें पता है वायरस अपनी चीजों को तो भूल सकता नहीं है, होता है ना, कुत्ते की दुम तो सीधी कभी हो ही नहीं सकती। तुम्हें लग रहा होगा मैम बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया आपने, तो हम कब से वेट कर रहे थे इस स्टेटमेंट की, राइट? तो ये मैंने बोला है कि बेटा ये क्या करेगा? डिजीज कोच करेगा। फंजाई का काम भी था डिजीज, वायरस का तो काम ही डिजीज है। ये किसी तरह से फायदे का सौदा नहीं है हमारे लिए, सारा नुकसान का सौदा है, बीमार करने का काम करेगा। तो ऐसे वायरस जो प्लांट में डिजीज करते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? प्लांट वायरस। अब प्लांट में किस तरह की डिजीज होती है वायरस की वजह से बेटा? यहाँ पे होती है येलो इंक। क्या होती है? येलो इंक। पीले पड़ जाते हैं पौधों के पत्ते। ठीक है। उसके अलावा लीफ रोलिंग और कर्लिंग, पत्तियां जो हैं वो क्या हो जाती है? मुड़ जाती है या फिर सिकुड़ जाती हैं। लीफ रोल या फिर कर्ल हो जाती है। वेन जो होती है किसकी? लीफ की। वेन जो होती है बेटा लीफ की, वो क्या होती है? क्लियरिंग, यानी कि, और साथ में मोज़ेक का फॉर्मेशन भी हो जाता है। किस पे? प्लांट में। मोज़ेक फॉर्मेशन क्या होता है बेटा? वहां पे पीले, काले, हरे, नीले ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं। किस पे? प्लांट की पत्तियों पर। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्लांट में क्या क्या डिजीज करता है आपका वायरस। इसके अलावा बेटा यहाँ पे क्या होता है? प्लांट की जो ग्रोथ है वो भी रुक जाती है, यानी कि ड्वार्फलिंग एंड स्टंग्ड ग्रोथ होती है। किसमें ये होती है मैम? प्लांट्स में होती है ये सारी चीजें। तो प्लांट्स में तो होती है ये चीज, तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब ये किसकी वजह से हो रही है? क्या है ऐसा वायरस में? वहां पे सिंगल स्ट्रैंडर्ड जो आरएनए वो क्या कर रहा है? वहां पे डिजीज कोज कर रहा है, ये मानो। अब ये यहाँ पे क्या है बेटा? इधर देखो, किसमें? एनिमल्स के अंदर देखो। एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडर्ड आरएनए की वजह से होती है कुछ डिजीज, और कुछ डिजीज होती है बेटा डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए की वजह से। अब हम बात करते हैं बेटा सबसे पहले किसकी? कौन सी डिजीज? सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डबल स्ट्रैंडर्ड। अगर वायरस में डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट है तो उसकी वजह से एनिमल के अंदर क्या क्या डिजीज होंगी? वो होंगी बेटा देखो इधर, वो डिजीज होगी स्मॉल पॉक्स डिजीज, हर्पीज और चिकन पॉक्स डिजीज। ये किसकी वजह से हो रही है बेटा? डबल स्टैंडर्ड डीएनए की वजह से हो रही है। अभी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डिजीज काफी सारी होती है, जैसे कि मम्स हो गया बेटा। मम्स के अलावा आपका एड्स हो गया, पोलियो हो गया, इन्फ्लुएंजा, कोरोना भी इसकी वजह से, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से कोविड हो रहा था तुम लोगों को, कोरोना की बीमारी हो रही थी बेटा। इसके अलावा क्या होती है? मिजल्स, रेबीज, ये सारी डिजीज किसकी वजह से होती है बेटा? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की वजह से होती है। अब आप सोच रहे होंगे मैम कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है क्या? इतनी सारी डिजीज हम तो याद नहीं कर सकते। तो बेटा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, याद करनी ही पड़ेगी। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की डिजीज आपको पता होना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए की डिजीज आपको पता होनी चाहिए किसके अंदर? एनिमल के अंदर। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्लांट वायरस प्लांट में कौन कौन सी डिजीज क्या करता है बेटा, वहां पे कौन कौन सी डिजीज होती है, किसकी वजह से?
प्लांट के अंदर वायरस की वजह से। ये सारी डिजीज होती है। वायरस यहाँ पे क्या होता है आपका समाप्त होता है, आपका यहाँ पर क्या बेटा वायरस यहाँ पे आपका समाप्त होता है, लेकिन अभी इसमें काम नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और बचा हुआ है, कुछ छोटी सी बातें और बची हुई है यहाँ पे। किससे रिलेटेड? वायरस से रिलेटेड। कुछ क्या होते हैं सब वायरल, क्या होते हैं बेटा सब वायरल एजेंट्स भी होते हैं। मैम ये सब वायरल एजेंट्स क्या होते हैं? तुम्हें मैंने अभी बताया कि वायरस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। सेल तो प्रेजेंट होती नहीं है उसकी स्ट्रक्चर में, वायरस के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है? प्रोटीन कोड प्रेजेंट होता है और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। प्रोटीन कोड 95% पार्ट बनाता है, न्यूक्लिक एसिड 5% पार्ट बनाता है, जिसमें डीएनए आरएनए होते हैं। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है या तो प्रोटीन कोड प्रेजेंट होगा या फिर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है वही प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोटीन कोड और न्यूक्लिक एसिड में से कोई एक ही चीज प्रेजेंट होगी। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? सब वायरल एजेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब वायरल एजेंट्स बोलते हैं। थोड़ा सा साफ सुथरे तरीके में लिख देती हूँ तुम्हारे लिए। ये लो, दो तरह के होते हैं आपके क्या बेटा सब वायरल एजेंट जो हैं वो आपके कैसे होते हैं बेटा? दो तरह के होते हैं। पहला होता है, आप प्रोयॉन्स पढ़ लो पहले या फिर वायरॉइड्स पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोन्स और क्या है बेटा? वायरॉइड्स। ठीक है, प्रायोन्स, प्रायोन्स में प्रोटीन जैसी वाइब नहीं आ रही? आ रही है, यानी कि क्या होता है बेटा प्रायोन्स के अंदर प्रोटीन कोड तो प्रेजेंट होगा, लेकिन आपका न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। यहाँ पे क्या होगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होगा। पहली चीज तो ये कि यहाँ होता है मैम न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट। ठीक है, अब यहाँ न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है? वायरॉइड्स में प्रोटीन कोट एब्सेंट है मैम, प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट एब्सेंट है आपके वायरॉइड्स के अंदर। प्रोटीन कोड एब्सेंट है तो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पर प्रेजेंट है, और आपको पता है प्रोटीन कोड 95% पार्ट बना रहा था, न्यूक्लिक एसिड क्या बना रहा है बेटा? आपका सिर्फ 5% पार्ट बनाता है। तो ऑब्वियसली बात है ये कैसे होंगे? वायरस से, वायरस से जो साइज होंगे, अगर मैं साइज की या वेट की बात करूं तो ये कैसे होंगे बेटा? वायरस से छोटे होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकती हूँ कि इसका जो मोलिक्यूलर वेट होता है, क्या होता है? मोलिक्यूलर वेट वो स्मॉल होता है, स्मॉल या लेस होता है, ये भी लिख सकते हो आप, लो होता है, यूं लिख लो, लो मोलिक्यूलर वेट। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा यहाँ पे? क्योंकि फ्री आरएनए पार्टिकल्स की वजह से, फ्री आरएनए पार्टिकल्स की वजह से मोलिक्यूलर वेट हो गया बेटा इसका लो, और उसकी वजह से क्या होगा? ये एक्सट्रीमली छोटे होते हैं, क्योंकि एक्सट्रीमली बेटा होते हैं ये आपके स्मॉल। अब ये क्या करते हैं बेटा? डिजीज कोज करेंगे, क्योंकि वायरस है, वायरस का काम ही है मैम डिजीज कोज करना। तो ये कहाँ पे डिजीज कोज करेंगे बेटा? ये डिजीज कोज करेंगे सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर? सिर्फ और सिर्फ डिजीज कोज करेंगे बेटा प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स में क्या करते हैं बेटा? ये प्लांट के अंदर डिजीज कोज करते हैं। और कौन सी डिजीज कोज करते हैं? एसटीडी। कौन सी डिजीज कोज करते हैं बेटा? ये डिजीज कोज करते हैं बेटा आपकी एसटीडी डिजीज कोज करते हैं, पीएसटीडी। प्लांट में एसटीडी डिजीज कोज करते हैं जिसका नाम है पीएसटीडी। डी बना दो, क्यू की तरह लग रहा है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है बेटा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या है बेटा नाम? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। आई बात समझ में? ये बात की है हमने वायरॉइड्स की, जिसमें क्या है? प्रोटीन कोड एब्सेंट है और फ्री आरएनए पार्टिकल्स प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये साइज में हो चुके हैं बहुत ही छोटे, और इनका मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? बहुत कम होता है। वायरॉइड्स जो होते हैं
प्लांट्स में डिजीज कोज करते हैं। वायरॉइड्स की बात खत्म। दूसरी चीज वायरॉइड्स में एक चीज याद रखना बेटा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी। अगर मैं डिस्कवरी की बात करूं, डिस्कवर्ड बाय, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेटा, वायरॉइड्स वाज डिस्कवर्ड बाय टियोडाइनियर, टियोडाइनियर। ओके ओके मैम, ओके वी आर रेडी। अब इधर आ जाओ, कहाँ पे आ जाओ, अरे रे रे, हमेशा स्कैन करने की जगह मैं क्या करती हूँ, कुछ और ही उठा लेती हूँ। क्या करती हूँ बेटा, कुछ और ही उठा लेती हूँ। बात कर रहे हैं बेटा हम किसके बारे में, प्रायोन्स के बारे में, जिसमें क्या है, प्रोटीन कोट तो प्रेजेंट है, न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट है। तो क्योंकि प्रोटीन कोट यहाँ पर प्रेजेंट है किसमें, प्रायोन्स के अंदर, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो ऑलमोस्ट किसके जैसा होगा, वायरस जैसा होगा। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा बेटा, वायरस जितना। मॉलिक्यूलर वेट लाइक वायरस। आ गई बात समझ में बेटा। दूसरी चीज, साइज में कोई छोटे वोटे नहीं होंगे। ये क्या होंगे बेटा, साइज में कोई छोटे वोटे नहीं होंगे। अब तुम ये बताओ कि मैम यहाँ तो प्रोटीन कोट एब्सेंट था, लेकिन जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए आरएनए कुछ तो था, यहाँ पे आरएनए के फ्री पार्टिकल्स थे, जिसकी वजह से ये प्लांट में डिजीज कर रहे हैं, तो समझ में आता है। यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड जो आरएनए या डीएनए दोनों में से एक होगा वो तो पूरी तरह से एब्सेंट है। तो फिर ये प्रोटीन कोट में कैसे ये डिजीज, कैसे ये इन्फेक्शन कर सकता है। तो यहाँ पर बेटा इन्फेक्शन करने के लिए क्या होते हैं, प्रोटीन के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं वही क्या करते हैं बेटा, प्रायोन्स जो होते हैं उसमें कुछ एनिमल्स में डिजीज कोज करेंगे। आप देखोगे अभी न्यूक्लियोजेनेटिक डिजीज, यानी कि नर्व सिस्टम पे, माइंड पर, दिमाग की जो बीमारियां होती है वो सब किसकी वजह से होती है बेटा, प्रायोन्स की वजह से होती है एनिमल्स में, यानी कि ह्यूमन बींग्स में भी होंगी और अभी हम कुछ कैटल्स में भी यहाँ पर देखेंगे। दूसरी चीज बेटा मैं जो यहाँ पे बताना चाहती हूँ, आपको भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे कैसे प्रोटीन पार्टिकल्स इन्फेक्शन कर देंगे। तो क्या होती है बेटा, प्रोटीन कर लेता है इनफोल्डिंग अपनी, प्रोटीन को रहना तो ऐसे था, लेकिन प्रोटीन ने कर ली अपनी कैसे, इस तरह से इनफोल्डिंग। इनफोल्डिंग करने की वजह से वो किस में बदल गया बेटा, इन्फेक्शियस थ्रेड में बदल गया। अब आ गई समझ में बात। तो ये चीज है ना स्टेटमेंट में, तो अभी तो तुम्हें बहुत इजी पीजी लग रही है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना तब उतर जाएंगे तुम्हारे तोते। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, इन्फेक्शन के लिए प्रोटीनिशियस इन्फेक्शियस पार्टिकल। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है बेटा, वायरस के जितना ही होता है इनके अंदर मॉलिक्यूलर वेट। और ये क्या करेंगे, कॉज्ड डिजीज। साफ नहीं लिख रहे हो मैम आप, हमें शिकायत है आपसे। क्या शिकायत है, कॉज्ड डिजीज इन एनिमल्स। ओके, एनिमल्स में क्या होगा बेटा, एनिमल्स में ये अगर किसके अंदर, केटल के अंदर डिजीज कर रहे हैं तो उस डिजीज का नाम होता है बेटा BSE, बोविन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी। और अगर ये किसके अंदर, ह्यूमन बींग्स के अंदर कर रहे हैं बेटा आपकी डिजीज, तो उस ह्यूमन बींग की डिजीज को क्या हो गया भाई, चल जाना, ह्यूमन बींग की डिजीज को बोलते हैं बेटा CJD, कोर जैकॉब डिजीज। क्या बोलते हैं बेटा, ह्यूमन बींग की डिजीज को बोलते हैं CJD, कोर जैकॉब डिजीज बोलते हैं। और ये एक तरह की क्या होती है बेटा, ये दोनों की दोनों डिजीज एक तरह से, कहाँ लिखूं, इसको स्मॉल करते हैं सबसे पहले, जगह तो होती है बट क्या करें, अरेंजमेंट भी नाम की कोई चीज होती है ना बेटा, अरेंजमेंट नाम की भी तो कोई चीज होती है। तुम्हें पता ही है, आई नीड परफेक्शन इन ईच एंड एवरीथिंग। तो ये जो दोनों डिजीज हैं, कॉज डिजीज इन एनिमल्स, तो ये डिजीज कैसी होती है बेटा, न्यूरोजेनेटिकल डिजीज। एनिमल्स में किस तरह की डिजीज करते हैं ये, न्यूरोजेनेटिकल डिजीज। न्यूरोजेनरेट डिजीज भी बोल सकते हो इसको, या फिर मेरा नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है न्यूरोलॉजिकल या फिर न्यूरोजेनरेट डिजीज।
समझ में आया? अब देखो ह्यूमन पशुओं में, कैटल्स में जो कर रहे हैं वो कौन सी पशु क्या होते हैं, गाय वगैरह पागल हो जाती है, क्यों? क्योंकि वहां पे प्रायोन्स की वजह से BSE डिजीज, कौन सी डिजीज? BSE डिजीज होती है। इसका नाम फुल फॉर्म याद रखना है, NCERT में दिया हुआ है। यार ये आज पेंसिल बड़ी डिस्टर्ब कर रही है, क्या दिक्कत है भाई तेरी? बेचारे वो मेरे बच्चे इतनी मुश्किल से तो यहाँ पे आते हैं पढ़ने के लिए, उनका मन वैसे ही नहीं होता और ये ऐसा कर रहा है। बोविन स्पॉन्जीफॉर्म, क्या है बेटा इसका नाम? बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी, एनसिफेलोपैथी, बोविन स्पॉन्जीफॉर्म एनसिफेलोपैथी डिजीज होती है। BSE किसमें? पशुओं में, जिसकी वजह से वो पागल हो जाते हैं, उनका दिमाग चल जाता है। और CJD की फुल फॉर्म, CJD डिजीज ह्यूमंस में होती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? कोर जैकब डिजीज। और प्रायोन्स और आपके वायरॉइड्स क्या होते हैं बेटा? सब वायरल एजेंट्स होते हैं बेटा। क्या होते हैं? सब वायरल एजेंट होते हैं। सब वायरल एजेंट भी पढ़ चुके हैं हम। नंबर 1 प्रायोन्स पढ़ लिए, नंबर 2 पे हमने पढ़ लिए वायरॉइड्स। वायरस हम पढ़ चुके हैं। देख लो आज हमने क्या क्या पढ़ा है बेटा। वायरस हमने पढ़ लिया, सारी फंजाई की हमने क्लासेस आज देख ली। वायरस में बहुत अच्छे से हमने समझा है, इनके साइंटिस्ट वगैरह जो भी है, हर चीज आपको याद रखनी। किसके अंदर? वायरस के अंदर, फंजाई के अंदर, मोनेरा के अंदर, प्रोटिस्टा के मेंबर्स के अंदर। और नाउ with this chapter we are done with biological classification। आ गई शांति? 4-5 लेक्चर्स के बाद में भाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका खत्म हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज आज बता देती हूँ। मैं यूजुअली बाकी क्लासेस में मेंशन नहीं करती हूँ। जो जो चैप्टर्स बेटा कंप्लीट होते जाते हैं उसके बाद में एक लेक्चर होता है जिसमें हम PYQs और कुछ MCQs करवाते हैं, उस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो लेक्चर भी आपको बहुत अच्छे से देखना है। साथ में मैं आपको एक चीज बता दूं, नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में मैं कोशिश करूंगी कि जितने भी PYQs है और MCQs है वो हम टॉपिक वाइज लेते चले, ताकि आपके लिए अलग से जो लेक्चर देखना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, मुझे पता है, क्योंकि तुम नहीं देखोगे तो वो इजी रहे। और मैं पहले भी तुम्हें ये चीज बता चुकी हूँ कि तुम 3000 क्वेश्चन कर लोगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, जब तक तुम थ्योरी पूरी की पूरी अच्छे से याद नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट अपने क्या करोगे, क्लियर नहीं करोगे, तो तुम्हारे क्वेश्चन लगाने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज आपको ये जहां तक भी हमने पढ़ा है ये चैप्टर खत्म हुआ है। NCERT की पूरी रीडिंग कर लेनी है। साथ में क्या करना है, आपको नोट्स बना लेना है। बिना लिखे काम नहीं होगा बायोलॉजी के इन चैप्टर्स में, ये चीज याद रखनी है। और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू सून।